इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासी तौर पर जो गरमाई हुई है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है, मुगल शासक औरंगजेब के नाम पर जारी है। सियासी घमासान बढ़ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में इसको लेकर हंगामा हुआ। पहले विधानसभा और अब विधान परिषद में भी अबू आजमी के बयान का जमकर विरोध हो रहा है। इस बार औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने जो बयान दिया, उसी को लेकर यह जबरदस्त विवाद है। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। इसी को लेकर शिवसेना और बीजेपी के विधायक नाराज हो गए, विधानसभा में जमकर प्रदर्शन किया। अब सवाल है कि आखिर बार बार क्यों औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र की सियासत को सुलगाने की कोशिश की जाती है। वहीं अबू आजमी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की भी संभावना जताई जा रही है। औरंगजेब की तारीफ करना अबू आजमी को महंगा पड़ गया है। शिवसेना सांसद नरेश महास्कर की शिकायत के बाद पुलिस ने अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो औरंगजेब के नाम पर यह सियासी संग्राम विधानसभा में देखें किस तरीके से प्रदर्शन हुआ है। और ऐसे में डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उन्होंने सदन में खड़े होकर अबू आजमी को सदन से निलंबित करने की मांग की है। सुनिए। निषेध करायला पाहिजे। अबू आजमीचा धिक्कार करतो। अबू आजमीचा या ठिकाणी धिक्कार करत असताना अबू आजमी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो। हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, आपला प्राणांचं बलिदान केलं, पण धर्म बदलला नाही। अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। तो आप सुन रहे थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया कि ये अपमान है। और जो बयान दिया है अबू आजमी ने, वो शिवाजी से लेकर संभाजी तक का अपमान है और इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा महाराष्ट्र। ऐसे में अबू आजमी का बयान देशद्रोही जैसा है। अबू आजमी ने देशद्रोही का काम किया है, उन्हें सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा और बढ़ गया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने भी अबू आजमी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये लड़ाई ये इस्लाम के खिलाफ थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदुवी स्वराज्य की जो स्थापना की, वो इस्लाम के विरोध में की है। तभी मुगलों ने हमारी हिंदुओं की मंदिर तोड़ी, हिंदुओं को धर्मांतर किया। उसके खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने स्वराज्य का स्थापना की थी। तो इसलिए वो हिंदू विरुद्ध मुसलमान, तभी कुछ सेकुलर विषय नहीं था। तो अबू आदमी जैसे जिहादी को अगर समझता नहीं रहेगा ना, तो फिर उसको जल्दी औरंगजेब के पास भेजना पड़ेगा। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद हैं और वैभव से जानते हैं, वैभव, आज विधानसभा किस तरीके से गर्माती हुई नजर आई अबू आजमी के बयान को लेकर। जो सत्ता पक्ष है उसने जो घेराबंदी की है अबू आजमी की, निलंबन की मांग तक की जा रही है। वैभव, जी, आज का दिन बड़ा घमासान वाला रहा है। पूरे दिन भर में धनंजय मुंडे हो या फिर अबू आजमी हो, पूरी सियासत गर्म रह चुकी है महाराष्ट्र की। अब बात करते हैं अबू आजमी के बयान की। कल छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात करते हुए कहा कि औरंगजेब एक महाराष्ट्र उत्तम प्रशासक के तौर पर था, उसके समय में यहाँ का जीडीपी बेहतरीन था। इस प्रकार की भाषा अबू आजमी की तरफ से की गई थी। फिर उसके बाद तुरंत एकनाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि इस पर देशद्रोही का मामला है, वो दर्ज करना चाहिए। और तुरंत एकनाथ शिंदे के सांसद हो, विधायक हो, नेता हो, सब अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। अब बात करते हैं दूसरे दिन की विधानसभा सत्र की। बजट के पहले सत्र में जो मामला हुआ वो धनंजय मुंडे के इस्तीफे का। फिर दूसरा सत्र जो चर्चा में रहा वो अबू आजमी के निलंबन की कार्रवाई का। देखिए, सत्ताधारियों ने इतना तो साफ कर दिया कि धनंजय के
धनंजय मुंडे का इस्तीफा पूरी तरह से पीछे हट गया और सत्ताधारियों ने आवाज उठाई अबू आजमी के खिलाफ, यानी विपक्ष की आवाज है वो पूरी तरह से दबाने की यहाँ पे कोशिश की। देखो विपक्ष सुबह से ही यहाँ पे जो स्टेयरकेस है यहाँ की विधानसभा की, उस पर आंदोलन कर रहा था कि धनंजय मुंडे के साथ साथ जो मानिकराव कोकाटे हैं उनका भी इस्तीफा हो जाए, लेकिन तुरंत अंदर जाते ही सत्ताधारियों ने अपनी रणनीति अलग की और सीधा अबू आजमी पे हमला करना शुरू किया कि अबू आजमी को तुरंत यहाँ से निलंबित किया जाए। अब निलंबित करने की प्रक्रिया जो ऐसी है कि विधानसभा अध्यक्ष है इस पर बातचीत करेंगे, पूरा जायजा लेंगे कि उसके जो बयान दिया था उसकी तहकीकात किए थे, क्या उस पर बयान था, किस वजह से ये बयान किया गया था, और उसके बाद सेशन में यानी कल यहाँ पे पूरी तरह से जो निलंबन की कार्रवाई है उसका ऐलान करेंगे। देखो जो सूत्र से जानकारी मिल रही है ये बजट सत्र तक का ही निलंबन रहेगा अबू आजमी के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ हर पुलिस स्टेशन में अबू आजमी के खिलाफ कई मामले दर्ज हो रहे हैं, यानी अबू आजमी की जो दिक्कतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखो अब ये अबू आजमी का पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी अबू आजमी इसी विधानसभा सत्र में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इससे पहले भी कई इस तरीके के विवाद जिसमें अबू आजमी जो है वो घिरते हुए नजर आए और एक बार फिर से अबू आजमी औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया उसके बाद अब सियासी तौर पर घिर गए हैं। सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से ये मांग की जा रही है कि अबू आजमी को सदन से निलंबित किया जाए। औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हालांकि जो प्रतिक्रिया है वो अबू आजमी के समर्थन में है और इसी पर अब बीजेपी भड़क गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नफरत का बीज बो रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। औरंगजेब का महिमा मंडन कांग्रेस की फितरत है, वोट बैंक की वजह से औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है। मुगलों को महान क्यों बताया जा रहा है, ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं, बीजेपी के निशाने पर सीधे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। अबू आजमी और उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है कि इस प्रकार का महिमा मंडन करके आप छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा और छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का इतना क्रूरतापूर्ण मजाक उड़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, बात जरा बिहार की सियासत की अब कर लेते हैं। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश सरकार ने इस कार्यकाल का अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है, लेकिन नीतीश सरकार के बजट को लेकर विपक्ष में जबरदस्त नाराजगी है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं बजट में बिहार की जनता को कुछ भी नहीं मिला। तो आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बजट में सरकार ने बिहार के लोगों को कुछ नहीं दिया, सिर्फ झुंझुना बिहार के लोगों को थमा दिया, सिर्फ लॉलीपॉप बिहार के लोगों को थमा दी। और इसी वजह से देखिए किस तरीके से आरजेडी के विधायक हैं हाथ में झुंझुना लेकर लॉलीपॉप चूसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। दरअसल वो बजट को लेकर ये कटाक्ष जो आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। आरजेडी कह रही है कि कल तक बजट आने से पहले जो आरजेडी की तरफ से मांग की जा रही थी कि बिहार में गरीब महिलाओं को 2500 रुपए आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाए, जो पेंशन है वृद्धा पेंशन उसमें राशि बढ़ा दी जाए, वो कोई भी मांग सरकार ने मानी नहीं है। और ऐसे में बिहार का जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के लिए महज एक झुंझुना ये आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया, लेकिन उसको लेकर विपक्ष कैसे सरकार की घेराबंदी कर रहा है। आरजेडी विधायक ये जो लॉलीपॉप चूसते हुए झुंझुना बजाते हुए नजर आ रहे थे, सुनिए जरा इनको। बिहार का बजट आया है लेकिन आरजेडी इससे खुश नहीं है। आरजेडी की तरफ से जो मांगे की गई थी उसको बजट में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए देखिए आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन आज यहाँ पर पहुंचे हैं और एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में लॉलीपॉप है, झुनझुना है। देखिए बिल्कुल अब झुनझुना और लॉलीपॉप थमा दिया गया बिहार के बजट में। बिहार के महिलाओं के कल्याण के लिए ना तो उनके खाते में 2500 रुपया दिया गया, ना सिलेंडर का दाम कम किया गया, ना पेट्रोल डीजल पर दाम कम किया गया और न ही वृद्धा पेंशन का राशि बढ़ाया गया। 400 से बढ़ा करके 1500 किया जाना था, कहाँ हुआ? क्या महिलाओं की, गरीब महिलाओं की अनदेखी हुई? बिल्कुल अनदेखी हुआ है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। लेकिन सर सत्ता पक्ष का तो कहना है कि बजट ऐसा है जिसका
हर वर्ग स्वागत कर रहा है। अरे कोई नहीं स्वागत कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल क्या इशारा कर रहे थे? ये झुनझुना और लॉलीपॉप जो लेके आए, इसका क्या मैसेज है? देखिए, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिहार के लोगों को ठगा गया है, झुनझुना थमा दिया गया। देखिए लॉलीपॉप है, मतलब हवाई बजट है। बिल्कुल। तो आरजेडी की तरफ से लगातार कल जो बजट पेश हुआ है उसको झुनझुना करार दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी आरजेडी पर हमलावर। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कह दिया है विपक्ष को बजट समझ ही नहीं आया। देखिए, पूरी तरह से झुनझुना है, इस बजट में कुछ नहीं है। आखिर सरकार बिहार के लोगों को क्यों ठगने का काम कर रही है, क्यों मूर्ख बनाने का काम कर रही है? तेजस्वी जी जो अपने डिप्टी सीएम रहते हुए जो उन्होंने रोजगार दिया, उसके बाद ये लोग रोजगार दे ही नहीं रहे हैं। जिसके पास समझ थी उसने काम कर दिया, और जिसके पास समझ नहीं थी उसने कहा कि कहाँ से लाएगा। अगर बजट की समझ होती तो ये बात बोलते क्या, कहाँ से लाएगा? ये तो तेजस्वी जी की बताई हुई समझ है। विपक्ष का 3,17,000 करोड़ के बजट का सेंस ही नहीं है। ये बिहार तो 24,000 करोड़ का बजट का बिहार था जब इन लोगों ने छोड़ा था, तभी 3,17,000 करोड़ का बजट हो गया। तो फर्क है ना, कैसे समझ में आएगा? तो इनको तो सब चीज खराब ही लगेगा। इन लोगों ने बिहार को 7,000 पर कैपिटा इनकम पे छोड़ा था। आर्थिक सर्वे देखिए, अब 66,000 पर कैपिटा इनकम हो गया। पता नहीं चल रहा है। ये तो वो बजट है ना कि तेजस्वी जी को 2 अंक भी प्राप्त नहीं होगा। ये वो बजट है। चिंता नहीं करिए, मुंगेरी लाल के सपने सब देखते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, एक तरफ सत्ता पक्ष है जो आंकड़ों के जरिए बजट का गुणगान कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो मुद्दे कि क्यों महिलाओं की झोली खाली रह गई, क्यों जो वृद्धाओं की पेंशन है उसमें इजाफा नहीं हुआ, क्यों 200 यूनिट तक बिजली फ्री नहीं कर दी गई, क्यों गैस सिलेंडर जो है वो 500 रुपए का नहीं कर दिया गया। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को बजट पर घेर रहा है शशांक। बिल्कुल, सदन के बाहर भी महागठबंधन विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया, सदन के अंदर भी हंगामा हुआ, लेकिन सत्ता पक्ष का साफ तौर से कहना है कि ये बजट ऐसा है जिससे युवा, महिला, किसान सबको लाभ होगा, सबके हित को देखते हुए बजट लाया गया। लेकिन कल जब बजट आया उसके पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि लाडली बहन योजना या मैया समान योजना जैसे कि इस योजना का ऐलान होगा, महिलाओं को हर महीने रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इस तरह की किसी योजना का ऐलान नहीं हुआ। साथ में कोई फ्री स्कीम वाली भी योजना आई नहीं। तो विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। चुनावी साल है और आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश हो या दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, वहाँ पर महिलाओं को हर महीने रुपए देने वाली योजनाएं लाई गई। फ़ायदा ये हुआ कि सरकार रिपीट हो गई वहाँ पर। झारखंड में भी ऐसा हुआ, लेकिन कल के बजट में बिहार सरकार ने ऐसा कोई घोषणा की नहीं है, जबकि तेजस्वी पहले ही से ऐलान कर चुके हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन मान योजना 1 महीने के अंदर शुरू करेंगे और हर महीने गरीब महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा सरकार की तरफ से दे दिया गया है। ठीक है, तो जरा निधि का रुख कर लेते हैं। निधि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा निधि से समझते हैं कि जिस तरीके से ये एक के बाद एक मुद्दे और बजट में वो वादे पूरे नहीं कर रही है सरकार, ये कहकर घेराबंदी की जा रही है आरजेडी की तरफ से, क्या माना जाए? मतलब अपने चुनावी वादे जो हैं वो जनता तक पहुंचाना है, बजट पर निशाना सिर्फ बहाना है। निधि, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बजट में जो ऐलान किया गया और उसके बाद जब सम्राट चौधरी से एबीपी न्यूज़ ने बातचीत की, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये जो बजट है इसमें पूरा ध्यान महिलाओं का रखा गया है। लेकिन आरजेडी को पता है कि इस बजट में क्या क्या लूप होल्स है जिसको लेकर वो जनता के बीच उतरेगी। हालांकि फ्री बीज को लेकर के जो हम चर्चाएँ कर रहे हैं कि क्या फ्री बीज का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है, इसके पीछे क्या सोशल इंजीनियरिंग है जिसमें बीजेपी माहिर मानी जाती है, तो क्या इंतजार करना पड़ेगा कि क्या चुनाव फ्रीबीज के ऐलान कर सकती है। और आरजेडी को पता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अब आरजेडी जो है वो जनता के बीच उतरेगी कि ये आखिरी बजट था जिसका जो पेश होना था और उस बजट में किन किन बातों का ध्यान नहीं रखा गया, जिसको लेकर पहले से मुखर थी आरजेडी और लगातार सरकार पर निशाने साध रही थी। और उनमें एक एक करके सारे पॉइंट्स अब आरजेडी को मिल गए हैं, खासतौर पर तेजस्वी यादव को, जिन्होंने कल भी कहा कि बीजेपी और जेडीयू तमाम बातें तो करती है लेकिन
बिहार की जनता का ध्यान नहीं रखती है। तो अब उन मुद्दों को लेकर आरजेडी उतरने वाली है। रोमाना, अगली खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से है, जहां बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मीर सैफुल्लाह अपने क्षेत्र के लिए टनल की मांग कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कह दिया कि केरन और जमगुंड सर्दियों के महीने में बाकी क्षेत्र से कट जाते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने इलाके की सड़कों की तुलना पाकिस्तान से कर डाली। मीर सैफुल्लाह ने प्रशासन पर आरोप लगा दिया कि सर्दियां शुरू होने से पहले प्रशासन दूर दराज के इलाकों में एक सर्वे करता है और वहां से गर्भवती महिलाओं और बीमारों को पहले ही निकाल लिया जाता है। इस बयान पर बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी का कहना है इस टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए और साथ ही बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला से भी इस मामले में जवाब मांगा है। हालांकि सदन से बाहर आने के बाद मीर सैफुल्लाह ने इस मामले पर सफाई दी, भारत को पाकिस्तान से कई गुना बेहतर बताया, लेकिन वो जिस तरीके से सदन में उन्होंने अपने इलाके की सड़कों की तुलना करते हुए पाकिस्तान का जिक्र कर डाला, उसके बाद सियासत गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं मीर सैफुल्लाह, अपने इलाके में सड़कों की बात रख रहे थे और उसी दौरान पाकिस्तान से उस इलाके में सड़कों की तुलना कर दी। इस तरह से बीजेपी पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपने कहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये कोई पाकिस्तान की तारीफ मैंने नहीं की है। मैंने ये कहा कि जो वहाँ उस एरिया में जो दिक्कतें हैं, जो तकलीफें, जो परेशानियाँ, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। पाकिस्तान उधर से नज़दीक है हमारे, उनसे हमारे इलाके की हालत बेहतर होनी चाहिए, ये कोई कंपैरिजन नहीं। जिस तरह से हमलावर हुई है बीजेपी, आप मानते हैं? मुझे नहीं पता बीजेपी लोगों ने क्या कहा, उनको क्या कहना है, उनको क्या इससे मतलब है, मुझे इस बारे में कोई नहीं। मैंने जो कहा है मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ आपसे। किस बात पर? मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं, मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक रणवीर सिंह पठानिया है। सर, इस तरह का स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मुझे नहीं लगता कि वाजिब है। झूठ, फरेब और दोगलापन नेशनल कॉन्फ्रेंस की नसों में है। एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी पॉलिटी जिसमें तो सबसे पहले प्रजातंत्र नाम की चीज़ ही नहीं है। मिलिट्री इसको गवर्न कर रही है। जब अभी तो मिलिट्री है, लेकिन जब चुनी हुई सरकार हो तब भी मिलिट्री उसके पर्दे के पीछे से वहाँ काम करती है। और इस मिलिट्री एक्सप्रेशन ने भारत में आतंकवाद का प्रोत्साहन करना, आतंकवाद को बढ़ाना, भारत में आतंकवादियों को पुश करना, भारत के लोगों की रक्षा और सुरक्षा को खतरा इंपोज करना। भारत का डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ तकरीबन ज़ीरो है। ऐसा पाकिस्तान जो ग्रस्त हो चुका है, तो आज उसकी तारीफ करे ये बिल्कुल गलत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब दे, उमर अब्दुल्ला जवाब दें कि क्या वो उनके साथ खड़े हैं या उसकी भर्त्सना कर। इस तरह की आवाज़ें उठना और स्टेट के बीच में से उठना, यूटी के बीच में से उठना, आप इनको कितना गंभीर मानते हैं? देखें, जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ है और ऐसी राष्ट्र विरुद्ध, समाज विरुद्ध और भारत विरुद्ध जो एक रेटोरिक है, वो नैरेटिव है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देगी। इसका पुरजोर विरोध करेंगे और यहाँ पे राष्ट्रवाद, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात, विकास की बात, नौजवानों की बात होगी। क्या इस तरह की मानसिकता की सफाई करने का भी अभियान एक बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये स्वच्छ भारत और जम्मू कश्मीर भी स्वच्छ होगा। बीजेपी के विधायक को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से सीधे जवाब उमर अब्दुल्ला से मांगा जा रहा है और मीर सैफुल्लाह के इस बयान को लेकर अब उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा जा रहा है वो अपनी बात सही तरह से नहीं रख पाए। सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तान ने चीन की मदद से विकास किया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से माना गया कि मीर सैफुल्लाह ने जो बात कही वो सही बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाए। सुनिए। तो नज़ीर गुरेजी साहब ने कहा, गलत नहीं कहा, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर गए। क्या सरहद के उस तरफ बहुत तरक्की नहीं की गई? कराई गई, लेकिन सरहद से थोड़ा सा अंदर आके देखें तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारा दिखावे के लिए जो है सरहद के आसपास किया और अपने बलबूते पे नहीं किया। जो भी वहां हुआ है वो चीन की मेहरबानी। वहां हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हमने किसी दूसरे मुल्क की मदद नहीं मांगी। वहां अगर सड़क बनी तो चीन की बदौलत।
सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं अजय बाचलू से। अजय, जो मांग बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी, अभी हमने दर्शकों को सुनाया, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से तो कह दिया गया कि जो बात कही गई वो सही तरीके से बात नहीं कही गई। सरहद के उस पार पाकिस्तान ने चीन की मदद से सिर्फ और सिर्फ सरहद के आसपास वाला जो इलाका है वो चमका लिया, लेकिन अंदरूनी हालात उसके किस तरीके से जर्जर हैं ये दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। खैर, ये जो सफाई दी गई है अब उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस बयान को लेकर, इसके बाद बीजेपी के जो तेवर हैं कुछ नरम पड़ते हुए या नहीं? देखिए रोमाना, आज सुबह जब विधानसभा की शुरुआत हुई तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एकदम से जिस तरह से ये बयान आया और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने ऑब्जेक्ट किया और सदन में जो है वो सत्ताधारी पक्ष और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इन नोकझोंक जो है थमने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार बीजेपी के विधायक जो है हमलावर हो रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर और ये मांग बार बार की जा रही थी कि उमर अब्दुल्ला इस बयान का खंडन करें और इस पर सफाई दें। और जब ये मुद्दा जो है ये तूल पकड़ने लगा तो खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कमान संभाली और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने जो LOC के साथ सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर जो है डेवलपमेंट की है, लेकिन वो खुद की डेवलपमेंट नहीं है बल्कि चीन की मदद से की है। रोमाना, यहाँ बता दूँ, उमर अब्दुल्ला ने यहाँ तक अपनी कोर्ट को पकड़कर यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान से के जो इलाके हैं, जो LOC के इलाके हैं, वहाँ पर कोर्ट तो पहनाया गया लेकिन इस कोर्ट की जेब में 1 रुपया नहीं है। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं तंज कसा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर और वहां के जर्जर हालातों पर। तो इस उमर अब्दुल्ला के इंटरवेंशन के बाद अब फिलहाल सामान्य रूप से हाउस चल रहा है, उसके अंदर अभी भी बहुत शुक्रिया आपका अजय बाचलू इस तमाम जानकारी के लिए।